चलिए भाई टाइप करिए। चलिए अब हमारे पास जो पॉइंट है जहाँ पे हमने कल कहा कि सबसे पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि अनपेड सेलर होता कौन है। बताइए भाई, हु इज अनपेड सेलर? जिसने सेल तो कर दी है पर पेमेंट उसको नहीं मिला। ठीक है, तो अगर उसको पेमेंट नहीं मिला तो हमने कहा जी हम उसको दो राइट देते हैं। पेमेंट नहीं मिला तो दो राइट दे देते हैं उसको। क्या दो राइट? एक तो गुड्स तेरे पास हैं, तो एज अ अनपेड सेलर जब गुड्स तेरे पास होंगे तो तेरे को तीन राइट मिल जाएंगे। और अगर तेने गुड्स से तेरा पार्ट हो गया है, यानी कि तूने दूसरे पर्सन को दे दिए हैं, तो फिर कुछ और राइट तेरे को मिलेंगे 4 to 5। ठीक है, चलिए अब उसमें हमने कल स्टार्ट किया था कि जब गुड्स आपके अनपेड सेलर के पास रहते हैं तो उसको पहला राइट मिलता है राइट ऑफ लियन, जिसका मतलब है कि तू अपने गुड्स पे कब्जा जमा ले, पोजीशन जमा ले, और तब तक गुड्स मत देना जब तक तेरा पेमेंट ना आ जाए। और ये राइट बहुत बड़ा है, चाहे आप एजेंट हो, चाहे आप बेली हो, प्लस चाहे आप के पास जो गुड्स हैं वो डिक्री मिल गई हो कोर्ट से, तब भी ये आपके पास रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसी का सेकंड राइट पे आते हैं, और सेकंड राइट पे आके देखते हैं तो आपकी बार एक और राइट मिल रहा है हमारे अनपेड सेलर को, और सेकंड राइट का नाम है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट क्या है? अब देखिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब आता है और कैसे आता है, पहले सिचुएशन समझ लें। अगर पैसे आने से पहले गुड्स तुम्हारे गोडाउन में तुम्हारे पास रखे थे तब तो तुम राइट ऑफ लियन जमा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिचुएशन बनाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन देखना, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये जो ए बायर है इसने बी सेलर को कहा सेल हो गई है, बिल बन के चला गया, तो इस ए बायर ने कहा सर आप एक काम करिए, आप अपने गुड्स जो है ट्रक पे लोड करवाकर, आपके ट्रक से लोड करवाकर और मेरे यहाँ पे भिजवाने का प्रोसेस शुरू करो। मतलब जयपुर गुड्स आने हैं, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने हैं, तो सर इसमें 1-2 दिन लगेंगे, तो आप एक काम करो, आप जो है 9 AM मॉर्निंग में गुड्स वहां से निकाल दो। ठीक है, बी भाई साहब आप तो ट्रक लोड पे लोड करके गुड्स निकाल दो, लेकिन ट्रक से गुड निकलने के बाद मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि दिन में 12 बजे तक मैं आपका पेमेंट आपको पहुंचा दूंगा, बस आप गुड्स निकाल दो ताकि गुड्स डिले ना हो। तो मेरे पास गुड्स पहुंचने से पहले आपके पास पेमेंट आ जाएगा। तो बी ने इस पर ट्रस्ट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जो है सुबह 9 बजे यहाँ से गुड्स निकाल के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन फिर आप देख लेना कि 12 बजे तक आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसने अगले दिन, मान लीजिए इनका ये कॉन्ट्रैक्ट बना 25 जुलाई को, तो इस बी ने 26 को ट्रक पे गुड्स लोड करके सुबह 9 बजे निकाल दिए हैं। तो अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझना, जब गुड्स निकल गए हैं तो राइट ऑफ लियन तो गया, क्योंकि राइट ऑफ लियन तो तब होता है जब तुम्हारे गुड्स तुम्हारे पोजीशन में, अब तो ट्रक में लोड होके गए। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये ट्रक से जा रहे हैं तो गुड्स जो बायर है उसके पास शाम को 6 बजे करीबन तक पहुंचेंगे। ठीक है, 6 PM पे वहां पहुंचेंगे। उससे पहले मैंने सोच रखा है कि भैया 12 बजे पेमेंट आना है, ज्यादा से ज्यादा 12 के बजाय 1 बजे तक वेट कर लूंगा। ठीक है, तो बी ने जो है 1 और 12 शार्प फोन कर दिया, उन्हें कहा सर पेमेंट, उन्हें कहा बस सर डलवा रहा हूँ। 15 मिनट निकल गया, आधा घंटा निकल गया, 1 बज गई कि सर पेमेंट, बस सर डलवा रहा हूँ। अब अगर मैंने और ज्यादा डिले किया तो हो सकता है ये गुड्स वहीं तक पहुंच जाए। ठीक है, तो भैया जैसे 1 बजी बी ने फोन किया अपने ट्रक ड्राइवर को, उनने कहा जहां है वहीं रुक जा, आगे मत जाना। ठीक है, मैं तेरे को ऑर्डर देता हूं स्टॉप इन ट्रांजिट, वर्ड पे है ना, रूल का नाम क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मेरे गुड ट्रांजिट में चल रहे हैं और ट्रांजिट में ही मैंने अपने ट्रक को कहा स्टॉप। अब मैं वापस से फोन करूंगा एक को, उन्हें कहा सर मैंने तो अभी अपने गुड्स रुकवा दिए, अब या तो आप पेमेंट कर दो तो मैं गुड्स आगे भिजवाऊं, और नहीं पेमेंट करोगे ना तो मैं गुड्स को रिटर्न करवा लूंगा वापस। ठीक है, और नहीं 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 सर कैसी बात कर रहे हैं, आपको क्या मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, अभी डलवाया आपका पेमेंट। तो क्या ये करने से पेमेंट डलने का चांसेस बढ़ रहे हैं? तो मैं अपना राइट यूज कर रहा हूं ना, क्योंकि
मैं चाहता हूं कि गुड्स तब तक उसके पास ना जाए जब तक मेरे पास पेमेंट ना आ जाए। तो अभी भले मैंने राइट ऑफ लियन छोड़ दिया, लेकिन अभी मेरे पास दूसरा राइट बाकी है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तो जब जब इंडिया में मैं ट्रक से या किसी भी ट्रांसपोर्ट से गुड्स जा रहे हैं और उनको बीच ही रास्ते में रुकवा लेता हूं, तो ये मेरा राइट कहलाएगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, अब ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, व्हेन द, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आ रहा है, ये वाला स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपको सिर्फ तब मिलेगा व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। इसका मतलब नॉर्मल प्राइस के पेमेंट पे नहीं ले सकते, इंसॉल्वेंसी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। जब जब इंडिया में बायर इंसॉल्वेंट होगा, आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लोगे एंड गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, और गुड्स अभी बायर तक पहुंचे नहीं है और आपके पास न्यूज आ गई है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, द सेलर कैन रिज्यूम, रिज्यूम मतलब वापस मंगवा सकता है। अब बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट राइट ऑफ लियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या हो तो। अगर आपका ट्रक वहीं का वहीं रखा हुआ है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लेकिन आपने ट्रक को वापस मंगवा के गुड्स गोडाउन में रखवा लिए, वापस राइट ऑफ लियन आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो रिज्यूम कर लो पोजीशन। दिस इज नोन एज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो यही स्टॉपेज इन ट्रांजिट है कि आपने अपने गुड्स बाहर तक जाने से रुकवा ली। ठीक है, द राइट इज एक्साइजेबल बाय द सेलर ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन है सेटिस्फाइड। लेकिन वो क्या कह रहा है, जब ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही ये राइट मिलेगा। कौन कौन सी कंडीशन है, पहला मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पार्टेड विद द पोजीशन, यानी कि तुम्हारा पोजीशन तुमसे अलग हो गया है। अलग कब हुआ, जब गोडाउन से निकल के ट्रक में डल गए, तो अब गुड्स तुम्हारे पोजीशन में नहीं है, तो पार्ट विद द पोजीशन हो गया। ठीक है, पार्ट मतलब अलग हो गए पोजीशन से, पहली चीज। दूसरा, गुड्स कहां होने चाहिए, ट्रांजिट में। ठीक है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायर क्या हो जाना चाहिए, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये राइट आपको इस एक्ट के अंदर मिला है। इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में तुमने लिखवा लिया होता कि जी ये राइट हम मैं यूज नहीं करूंगा, तो फिर नहीं कर पाते, क्योंकि फिर क्या चलता, कॉन्ट्रैक्ट का रूल। लेकिन ये रूल अभी अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो कहां से मिल रहा है, एक्ट से। तो एक्ट में तो ये रूल आपको मिलेगा, लेकिन आप खुद लिख के अगर इसको खत्म करना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये वाला कोई मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट है पार्ट विद द पोजीशन ट्रांजिट में होना चाहिए और बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। द राइट ऑफ स्टॉपेज मीन्स, पढ़िए, राइट ऑफ स्टॉपेज का मतलब क्या है, स्टॉप कर दिया या फिर अपने पोजीशन में मंगवा लिया, कब तक, जब तक पेमेंट ना आ जाए। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज समझने के लिए हमको यहाँ पे बात करनी है कि अभी तक हम इंसॉल्वेंट वर्ड कब 100-200 बार पढ़ के आ चुके होंगे, और आपने 11 से इंसॉल्वेंट वर्ड पढ़ा हुआ है। तो इंसॉल्वेंट कहते किसको है, बताइए, हु इज इंसॉल्वेंट। थोड़ा कॉमर्स की लैंग्वेज में आंसर दो। जो अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट नहीं कर पा रहा है, क्या उसे इंसॉल्वेंट कहेंगे, यही सीखा है आपने, तो अब उसको लॉ की नजर में समझ लो, उसे इंसॉल्वेंट नहीं कहते जो अपनी लाइबिलिटीज पे आउट नहीं कर पा रहा है। इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसको कोर्ट से ऑर्डर मिला हो इंसॉल्वेंट होने का। अरे भाई, तुम्हारे वो पैसे नहीं दे पा रहा है तो अभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, उस पर इंसॉल्वेंसी का केस चलेगा, और केस चलने के बाद जब कोर्ट अनाउंस करेगा कि हाँ मैं बोलता हूँ आज से ये बंदा इंसॉल्वेंट, उस दिन वो इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी इंडिया में अगर आएगी तो कोर्ट के ऑर्डर से आएगी, आपके और मेरे कहने से नहीं। 10 लोग घूम रहे हैं उसके घर के बाहर खड़े हैं, उन्होंने कहा जी पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, ये दिवालिया हो गया। अरे तुम्हारे कहने से दिवालिया नहीं हुआ है, वो कोर्ट बोलेगा कि हाँ यार ये पैसे नहीं चुका रहा है, उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं है, इसको दिवालिया कर दो, तो दिवालिया होगा। ठीक है, लेकिन बहुत स्पेशल केस सिर्फ इस राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के लिए, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली कहीं भी हम इंसॉल्वेंट वर्ड पढ़ेंगे तो उसका मतलब है कोर्ट से अनाउंस इंसॉल्वेंट। ठीक है, आपके और मेरे कहने पे नहीं, लेकिन यहाँ पे मामला चेंज है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल वाइज ले लेता हूँ, फिर देखेंगे इसको। मान लीजिए ए जो बायर है, जब इसने गुड्स मंगवाए बी से, और बी ने वही काम किया, किसी सी ट्रक ड्राइवर को गुड्स दे दिए। ठीक है,
तो ड्राइवर को जो गुड्स दिए वो क्यों दिए, इस तक पहुंचाने के लिए। ये भी हो गया। अब यहाँ पे सारी कहानी हो जाती है कि ये बंदा, यहां तक तो हमारा बात ठीक है कि बी ने गुड्स सी को दिए हैं ए तक पहुंचाने के लिए, तो स्टॉपेज राइट मतलब ट्रांजिट तो चालू हो गया। अब ट्रांजिट चालू होने के बाद क्या हो रहा है, अब ये गुड्स पहुंचने हैं और इसका पेमेंट आना है दिन में 1 बजे तक या 12 बजे तक, तो बी वेट कर रहा है। लेकिन इसी बीच में बी को पता नहीं पिछले 1-2 दिन से ऐसी शंका हो रही है, ऐसा कुछ डाउट है उसको कि यार ये ए जो है ना बहुत टाइम से पेमेंट देने में गड़बड़ी कर रहा है, मतलब आज से ही नहीं, इसका पेमेंट गड़बड़ बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो ये बी ने जब इस ए के बारे में 2-4 लोगों से बात करी ना, तो सारे लोग कह रहे हैं अरे वो तो हमारे भी पैसे खा के बैठा है, अरे वो तो हमारे भी पैसे खा के बैठा है। ठीक है, इट मींस उसका मार्केट में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं चुका रहा है। तो बी को डर भी लग रहा है, उन्होंने कहा यार अपन भेज तो रहे हैं गुड्स, लेकिन मुझे तो इसका फीलिंग नहीं लग रहा कि ये पेमेंट देगा। मतलब किसी के लिए अपने को एक फीलिंग आ जाती है कि यार मैं कितना ही मांग लूं यहाँ से पेमेंट नहीं आना। ठीक है, तो आप पॉइंट समझना, इस बी ने फिर भी सोचा कि चलो 1 बजे तक वेट करते हैं, उसने बोला है ट्राई कर लेते। ठीक है, 1 बजे तक वेट किया, 1 बजे तक पेमेंट नहीं आया, इसने बोला सर 1:30 तक करवा दूंगा, 1:30 तक नहीं आया, इसने 2 बजे तक बोला, 2 बजे तक नहीं आया। अब बी के दिमाग में जो वो डाउट था ना वो रियलिटी बनने लगा। उन्होंने कहा भैया मेरे साथ भी वही होने वाला है जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, अभी इसमें कोर्ट का मैटर नहीं आया। अब बी के दिमाग में फीलिंग बैठ गई है कि इसकी हरकतें देखकर लग रहा है कि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया। इसका अज्यूम हो रहा है, मेरे को प्रिज्यूम हो रहा है, मेरे को कोर्ट ने नहीं बोला, मुझे प्रिज्यूम हो रहा है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो मैंने हाथों हाथ ट्रक ड्राइवर को फोन किया, बी ने फोन किया और बी ने फोन करके बोला, उन्होंने कहा भैया स्टॉप, जहां हो वहीं रुक जाओ, आगे गुड्स मत ले जाना, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट होने वाला है। अब इस में एक का फोन आता है, उन्हें कहा अरे सर आपने गुड्स क्या हुआ अभी तक आए नहीं। उन्हें कहा सर मैंने रुकवा दिया गुड्स, आप पेमेंट करो। अरे सर आप ऐसे कैसे रुकवा दोगे। उन्हें कहा सर मुझे तो पूरा डाउट है कि आप बिल्कुल दिवालिया आदमी हो एकदम। ठीक है, तो इन्हें बोला सर आप कैसे बोल सकते हो मेरे को, कि कौन बोलेगा, कोर्ट बोलेगा। तो आप तो गुड्स भिजवाओ, जब मैं कोर्ट से इंसॉल्वेंट अनाउंस होऊंगा तब मत भिजवाना। तो भी बोलेगा सर मेरा मानना कि आप इंसॉल्वेंट हैं वो इंसॉल्वेंसी मानी जाएगी इस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अरे बात समझ में, मतलब नया रूल स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए, अगर आप भी भाई साहब ये साबित कर पाए कोर्ट में कि आपको इसके हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बंदा इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो आपको राइट ऑफ स्टॉपेज मिल जाएगा बिना कोर्ट के इंसॉल्वेंट अनाउंस हुए। रीजन, लॉजिक है इसके पीछे भी। लॉजिक ये है कि भैया कोर्ट से इंसॉल्वेंसी अनाउंस तो 1 साल 2 साल 3 साल में होगी जब केसेस चलेंगे। अरे भैया तब तक क्या सारे लोग इसको गुड से भिजवाते रहें क्या। भाई इसकी हरकतें देख के तो हम भी रुकेंगे ना। तो हमें अगर पहले राइट नहीं मिलेगा तो ये क्रेडिटर तो और बढ़ते चले जाएंगे। ये 10 लोगों के पैसे नहीं दे रहा, ये 20 के भी नहीं देगा, 30 के भी नहीं देगा। तो सर हमें राइट मिलना चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा इंसॉल्वेंट मान लें। तो यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर का इंसॉल्वेंसी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका उसको इंसॉल्वेंट मानना इज इक्वल टू इंसॉल्वेंट होना। अब पढ़िए इंसॉल्वेंसी का मीनिंग एक बार वापस से देखिएगा। हु इज इंसॉल्वेंट, यहां इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हु इज इंसॉल्वेंट, पढ़िए एक बार। फिर तो मामले खत्म था ना। ये सारा कब चल रहा है, जब ट्रक वाला सेलर गए। इंसॉल्वेंट अनाउंस होने से पहले वो इंसॉल्वेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मैंने कौन बोला, कौन नहीं कर सकता। तो इंसॉल्वेंट वो कब होगा, देखो यहां पे पहली लाइन में बोल रहा है हु इज फाइनेंशियली इम्बेरेंस्ड। फाइनेंशियली इम्बेरेंस्ड मतलब जो लोगों के पैसे नहीं चुका रहा हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बायर शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बायर शुड बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर से इंसॉल्वेंट होने की जरूरत नहीं है बिफोर द राइट ऑफ ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज। क्यों, क्योंकि यहां पे पढ़िए द बायर इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, बायर तो इंसॉल्वेंट माना जाएगा। आगे वाली लाइन पढ़िए, कब माना जाएगा, जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बहुत सारे लोगों के पैसे ना चुका रहा हो।
तो अगर आपको लग रहा है कि 10 के नहीं चुकाए हैं, मैं 11 नंबर का बंदा हूं, तो मैं तो बचूं, 10 के तो ये पहले ही नहीं चुका रहा। तो जब उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डेट देना बंद कर दिया हो, दैट्स टाइम ही इज इंसॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बट इन एनी अदर केस इट शुड बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट फ्रॉम कोर्ट, ठीक है। और कैन नॉट पे हिज डेट एंड बिकम ड्यू वेदर ही इज कमिटेड और एक्ट ऑन इंसॉल्वेंसी और नॉट, चाहे उसने अभी इंसॉल्वेंसी वाला कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो लोगों के पैसे नहीं चुका रहा है, बस इतना होना काफी है, तो आप राइट ऑफ स्टॉप एंड ट्रांजिट यूज कर पाओगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी के राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के आगे वाले पॉइंट आते हैं, और आगे वाले पॉइंट में वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड इन कनेक्शन राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। कुछ रूल्स है राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट को अच्छा करने के लिए, कुछ रूल्स हैं। पहला, ट्रांजिट की ड्यूरेशन कितनी मानी जाए। यहां पे भी बड़ा डाउटफुलनेस रहता है कि जो ये गुड्स ट्रांजिट में है ना, वो ट्रांजिट में कब तक रहेंगे। क्या जब ट्रक चल के जा रहा है तब तक रहेंगे, क्या जब तक बायर ना ले ले तब तक रहेंगे, बायर का एजेंट ना ले ले तब तक रहेंगे, कब तक। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, तो आंसर देखिएगा, the goods are deemed to be in the course of transit from the time they are delivered to a courier or other belly for the purpose of transmitting to the belly until, यहाँ पे हमारा वर्ड आ रहा है, until the buyer or his agent take delivery of them। ट्रक के पहिए घूमने से ट्रांजिट नहीं होता। अगर ट्रक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये केस स्टडी के हिसाब से समझना, कोटा से ट्रक जयपुर जा रहा है, जयपुर पहुंच गया, जयपुर में शॉप के बाहर भी खड़ा हो गया जहां पे डिलीवरी देनी है, लेकिन अभी तक शॉप का मालिक या उसका एजेंट डिलीवरी लेने आया नहीं है, अभी भी ट्रांजिट चालू है। और ट्रांजिट इज नॉट कि ट्रक रन कर रहा है या ट्रक कहीं पे खड़ा हो गया तो ट्रांजिट एंड हो गया। ट्रांजिट उस दिन एंड होगा जिस दिन बायर या उसका एजेंट डिलीवरी लेने आ जाएगा। तो मान लीजिए बायर को कहीं बाहर था और उसका फोन आया कि जो मैं 2 घंटे बाद आ रहा हूं, ट्रक को वहीं रखना, तो अभी भी तुम्हारे हाथ में राइट है, 2 घंटे में गुड्स वापस मंगवाना चाहो ना तो मंगवा लेना, क्योंकि अभी भी ट्रांजिट चालू, ठीक है। तो ट्रांजिट एंड होने की एक कंडीशन, गुड शुड बी गुड द बायर और हिज एजेंट शुड टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जैसे वो लेगा क्या खत्म, ट्रांजिट खत्म, ठीक है। अब ट्रांजिट कितने तरीके से एंड होता है, मतलब ये एक ही तरीका नहीं है एंड, ये तो ड्यूरिंग द ट्रांजिट कब रहा, एंड होने के तरीके देखेगा और एक एक सिचुएशन बनाते चलिएगा। आप अपने आप को बायर मान लेंगे या आप अपने आप को सेलर मान लें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ट्रांजिट कब एंड हो रहा है, ट्रांजिट एंड होने के तरीके देखिएगा। सेकंड पॉइंट आ रहा है व्हेन ट्रांजिट एंड, कब मैं मानूं, कब कोर्ट माने, कब लॉ माने कि ट्रांजिट एंड हो गया है, कब माने जी भैया। पहला, डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, सिचुएशन बना करके देखते हैं, डेस्टिनेशन से पहले ही गुड्स की डिलीवरी हो गई तो क्या ट्रांजिट एंड हो गया क्या, मतलब समझना, कोटा से गुड्स अगर जयपुर जाने थे तो जयपुर पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो गई, मतलब डेस्टिनेशन से पहले डिलीवरी हो गई, तो क्या अभी भी ट्रांजिट चालू है या नहीं, चेक करते हैं। देखिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये ए जो बायर है, ये जयपुर में गुड्स मंगवा रहा है बी फ्रॉम कोटा से, ठीक है। इसने गुड्स सी को दे दिए, करियर को, कि जाइए जी भैया करियर भाई साहब, जाके ये डिलीवर करके आ जाइए ए को, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन समझना, बी ने ए को बोला था, मान लीजिए ये टोटल जर्नी 5 घंटे की है, 5 आवर्स लगेंगे इसमें पूरा कंप्लीट होने में, इस कोटा से गुड्स जयपुर पहुंचने में। तो इस 5 घंटे में बी ने क्या सोचा, उन्हें का एक काम करते हैं, अपन सुबह 9 बजे गुड्स निकालेंगे, दिन में 12 बजे तक अगर अपना पेमेंट आ गया तो रोक देंगे, नहीं आया मतलब नहीं आया तो रोक देंगे, और आ गया तो चलने देंगे। तो 12 बजे तक ये पेमेंट का वेट कर रहा है, तो ट्रक जयपुर जा रहा है, ठीक है। 12 बजे इसने बी ने फोन किया ए को, उन्हें कहा सर अभी तक पेमेंट आया नहीं है, बस सर लाइन में लगा हुआ हूँ बैंक की, अभी थोड़ी देर में देखना आपका अकाउंट बजेगा, नंबर घूमेगा, क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, क्रेडिटेड बाय 0000, ठीक है, आएगा आपके। तो बी कर रहा है, ठीक है चलो भाई सर 15 मिनट वेट कर लेता हूँ, आधा घंटा वेट कर लेता हूँ,
तो 12:30 होते हो गया। अब जयपुर काफी नियर बाय आ चुका है, मतलब मुश्किल से 1 घंटे यार, अगर स्पीड अच्छी है तो 1 घंटे का रास्ता रह गया जयपुर का। ठीक है, अब इस ए ने तिकड़म लगाई, उन्होंने कहा अपन इसको उधर फंसाते हैं 10-15 मिनट में। और इस ए ने क्या करा, अपने एजेंट को जयपुर से रवाना किया गाड़ी लेके बीच रास्ते पे, तू भी जयपुर से निकल। ठीक है, इधर ट्रक वाला जा रहा है, इधर एजेंट आ रहा है। ठीक है, तो एजेंट ने उस ट्रक वाले से बात करके ट्रक बीच ही रास्ते में कहीं रुकवा लिया। ठीक है, जयपुर पहुंचने से पहले। और इनकी वो तिकड़म बैठ गई और वो एजेंट ने फोन कर दिया, उन्होंने कहा सर ट्रक वाला मिल गया है, मैं से डिलीवरी ले रहा हूं। जबकि हमारे सेलर भाई साहब को तो क्या लग रहा है, ट्रक वाला तो अभी पहुंचा ही नहीं है, तो जयपुर पहुंचने से पहले डिलीवरी होगी ही नहीं, तो अपन टेंशन फ्री, उधर वो गुड्स उतार रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे पहले ही आपने क्या कर लिया, जयपुर पहुंचने से पहले डिलीवरी ले ली। तो बताइए यहां पे वो सिस्टम बता रहा है ट्रांजिट एंड और नॉट एंड। अब यहां पे तुम्हारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट गया, तुमने 1 घंटे पहले उसने डिलीवरी तुमसे ले ली, तो अब कहां ले ली, बिफोर डेस्टिनेशन। तो 1 घंटे बाद ट्रांजिट एंड होने की जगह 1 घंटे पहले ट्रांजिट एंड हो गया, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही यही है, ट्रांजिट कब एंड होता है, जब गुड्स की डिलीवरी का एजेंट या बायर ले ले। तो ऐसे तिकड़म भी लोग खेलते हैं। ठीक है, ताकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट हाथ से गया, अब उसके ये वाला राइट तो गया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा बेचारा, सूट फॉर प्राइस, उसके लिए चला जा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी खत्म, राइट ऑफ लेन भी तेरा खत्म कर दिया हम। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर बन जाती है तो ट्रांजिट एंड हो जाएगा बिफोर डेस्टिनेशन भी। चलिए जी, तो देखिए, इफ द बायर और एजेंट ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन से पहले ही तुमने गुड्स ले लिए, तो ट्रांजिट एंड गया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट में जो आता है उसको बड़ा अच्छे, मतलब इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे केसेस बन रहे हैं, इसलिए इसको देखिएगा। अटॉनमेंट बाय करियर टू बायर। अटॉनमेंट की जो प्रोसेस होती है ना, ये क्या वर्ड है, अटॉनमेंट कैसे होता है, उसको समझाने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि करियर ने अटॉनमेंट कर दिया है टू बायर, मतलब बायर को एक प्रोसेस हो गई है अटॉनमेंट की, और अटॉनमेंट की प्रोसेस क्या होती है वो देखेगा। देखिए फिर से ये जो ए बायर भाई साहब हैं, फिर से थोड़े चालू हैं और इन्होंने नई तिकड़म लगाने का सोचा अब की बार। तो बी सेलर भाई साहब जो हैं उन्होंने गुड्स निकलवा दिए, किसी सी को दे दिए, जाओ जी भैया ए तक पहुंचा दो। ठीक है, अब अभी अभी हम क्या पढ़ के आए, जब तक गुड्स ले ना लिए जाएं बायर के थ्रू, तब तक गुड्स ट्रांजिट में रहते हैं। ठीक है, चलो जी, ऐसा मैम नॉर्मल सिचुएशन बनाते हैं हम, तो ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा। ये ट्रक वाला जो है ना बिल्कुल जयपुर पहुंच गया है सर, और जयपुर में उसी शॉप के बाहर पहुंच गया है जहां पे एक को डिलीवरी देनी है, आ गया ये। ठीक है, अब आने के बाद अभी ट्रांजिट एंड हुआ है क्या, शॉप पे बाहर खड़े होने से ट्रांजिट एंड नहीं होता। ठीक है, अब इस ए बायर ने इस बी का सी के पास फोन आने से पहले इस ए की सी से बात हुई। उन्होंने कहा सर ड्राइवर साहब आप मेरा एक काम करेंगे क्या, मैंने कहा बोलिए सर क्या है। उन्होंने कहा देखो आपको रेंट मिला था, यानी कि आपको ये ट्रांसपोर्टेशन का पैसा किसने दिया, बी भाई साहब ने, टेलर की तरफ से आए हो आप। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सर। तो अब आप मेरी शॉप के बाहर आ गए, ठीक है, तो आपको जितना किराया मिलना था बी भाई साहब की तरफ से तो मिल गया, लेकिन सर मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो सी ने कहा बोलिए सर। उन्होंने कहा देखो सर पहले मैं अपनी शॉप पे सारे सामान उतारूंगा, ठीक है, और ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है ना मैंने किसी नए क्लाइंट एक्स को बेच दिया है पहले आने से पहले। ठीक है, मैंने मतलब उसको सैंपल दिखा दिया था और वो रेडी है इसको गुड्स को लेने के लिए। तो फिर मैं यहाँ से वापस एक ट्रक में लोड करवा के एक्स के यहाँ भिजवाऊंगा, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है बस। तो आप सर मेरे लिए एक काम करो ना, इन गुड्स को अनलोड करने की जगह आप ही सी भाई साहब जाकर के ये गुड्स एक्स के यहाँ डिलीवर कर दो मेरे लिए, ए के लिए। इस 30 किलोमीटर का पैसा मैं दूंगा आपको। भाई आप तो ट्रक वाले हो, आपको तो रेंट से मतलब, अपने ट्रांसपोर्ट के पैसे से मतलब। तो यहां जो आप 300 किलोमीटर आए हो, इस 300 किलोमीटर का पैसा तो आपको बन चुका आपका, और सेलर भाई साहब आपको देंगे ही देंगे, या दे दिया होगा आपको। ठीक है, अब आगे के 30 किलोमीटर के लिए मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूं, क्या आप मेरे लिए काम कर देंगे। जीने का वेल एंड गुड सर, हमको तो पैसे से मतलब है, तो आप बताओ नया एड्रेस दो, मैं आपके लिए यहां से निकलता हूं, दे दूंगा वहां पे। अब ये प्रोसेस जो है दिन में 2 बजे हो रही है,
और 2:10 पर बी का फोन आता है कि अभी गुड्स उतारे या नहीं उतारे सी भाई। उन्हें कहा नहीं उतारे सर। उन्हें कहा वापस ले आओ। सी ने कहा नहीं लाऊंगा। कुछ आया बात समझ में? जो अब तक सेलर का करियर था वो 10 मिनट पहले बायर का करियर बन चुका है। दिस इज कॉल्ड अटॉनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट करियर टू द बायर। जब जो करियर वाला सेलर का हो और वही करियर बायर का करियर बन जाए तो ये प्रोसेस अटॉनमेंट कहलाता है। अटॉनमेंट मतलब अब आपके अधिकार खत्म सेलर भाई साहब मेरे ऊपर अब अधिकार चालू होते हैं बायर के। तो बोलता है सी भाई मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं तो निकल गया 30 किलोमीटर दूर गुड्स देने के लिए। अब तो आप बायर को बोलो, वो बोलेगा रुकेगा तो मैं रुकूंगा, नहीं तो तुम्हारा राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट गया। ठीक है। तो जब जब इजी लैंग्वेज में बोले सेलर का ट्रक वाला बायर का ट्रक वाला बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड अटॉनमेंट, और उस दिन स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एंड हो जाएगा। चलिए जी पढ़िए इसको एक बार। क्या मेरी वाली जो लाइंस हैं वो कहीं इसमें एक कोई लाइन ऐसा शो कर रही है क्या जो अभी हमने पढ़ा वो? अरे भाई मोबाइल चलाओ ना भाई, कर रखा है मतलब। लाइव नहीं करो तो लाइव क्यों नहीं करते? रिकॉर्डिंग में तो रिकॉर्डिंग नहीं करते, और तुम कुछ नहीं करते तो हम भी कुछ नहीं करते। हाँ जी देखा ये वाली लाइन बताओ ना इसमें, अटॉनमेंट बाय करियर में। एंड न्यू एग्रीमेंट टू होल्ड द गुड्स फॉर द बायर। अब तुम्हारा नया एग्रीमेंट हो चुका है बायर के साथ और अब आप बायर के लिए गुड्स होल्ड करते हो, सेलर के लिए नहीं। तो आपका स्टॉपेज एंड ट्रांजिट गया, ट्रांजिट एंड। ठीक है। तीसरा तो सबसे इजी तरीका है, रख लो जी अपने आप को। ट्रक वाला गुड्स लेके आया, सर अपने गुड्स ले ले। बायर ने कहा आथू नहीं ले रहा। उन्हें कहा क्यों नहीं ले रहे? उन्हें कहा तेरा मुंह बहुत सड़ा लगा, हट भाग यहाँ से। ठीक है। उन्हें कहा नहीं ये बात तो सर गलत है। उन्हें कहा दूसरी बात सुन, तेरे रॉन्ग क्वांटिटी लेके आया तू, हो सकता है मिक्स क्वांटिटी लाया हो, लेसर, एक्सेस, तो मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता क्या गुड्स? और जैसे ही मैंने गुड्स रिजेक्ट किए ट्रांजिट एंड, क्योंकि अब तो ये रिटर्न होंगे। ठीक है। पढ़िए एक बार। अब यहाँ पे एक लाइन आ रही है वो देखेगा। इफ द बायर आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड दे कंटिन्यू टू बी इन द पोजीशन ऑफ द करियर, द ट्रांजिट कंटिन्यू इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव बैक। बड़ा अब कौन सा ट्रांजिट चालू हो रहा है? रिटर्न वाला। यहाँ पे वो लाइन स्पेसिफाइड रखना। ठीक है। कौन सा ट्रांजिट एंड हो गया? बायर वाला। लेकिन अब वो कहना क्या चाह रहा है? सेलर ने तो बोल दिया अरे जी मैं तो नहीं मंगवा रहा वापस गुड्स, तो तुम्हारा रिटर्निंग का प्रोसेस चालू है। तुम चाहे यहां खड़े रखो चाहे मत मंगवाओ, मेरा तो काम हो गया, क्योंकि हम आगे रूल पढ़ के आए, रिजेक्शन इज नॉट इक्वल टू रिटर्न। रिटर्न अलग बात, रिजेक्शन अलग बात। ठीक है। तो आप ऊपर की लाइन पे ध्यान दीजिएगा। जब इधर तो बायर ने रिजेक्ट किए और मेरा तो अब कोई लेना देना नहीं बचा, मेरे लिए तो ट्रांजिट एंड हो गया। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है डिलीवरी ऑन शिप चार्टेड बाय द बायर। बहुत ही सिंपल पॉइंट। मैं कहता हूं इसमें शिप रख लो, इसमें ट्रक रख लो, इसमें एयरप्लेन रख लो, जो रखना है वो रख लो, लेकिन आया किसकी तरफ से? बायर की तरफ से। फिर क्या मतलब रहा? अगर ट्रक वाला बायर का था और तुमने उसके ट्रक पे गुड्स रख दिए तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। बायर का ट्रक वाला क्यों रुकेगा भैया तुम्हारे लिए? 3 घंटे बाद पेमेंट नहीं आया, बायर के ट्रक वाले से बोल रहे हो हे पप्पू जी रुको। उन्होंने कहा छोगा मल जी आप जानो, मेरे को काहे को रुकना। ठीक है। छोगा मल जी बढ़िया नाम है, नहीं सुना क्या तुमने नाम? क्या बात करो, धाकिया खेड़ी गांव में तो 4 है छोगामल जी। हाँ धाकिया खेड़ी, झुमरी की लताई गांव में, मालपुआ गांव में, मालपुरा नहीं मालपुआ अलग है वो। अरे आसपास ही है, दिखा के लाऊंगा।
कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। बनियानी की खेड़ी, बनियानी की, मैंने लगा भाई बनियान बोलते बोलते मैं बनियानी चलो अपने अपनी जगह है, बाकी ये चीजें जो है, आपके बायर भाई साहब ने जैसे अपना ट्रक भेजा, जैसे अपनी शिप भेजी, और जैसे ही अपना प्लेन भेज दिया, ट्रेन भेज दी अपनी। अब यार बड़े बड़े बायर भी हो सकते हैं क्या? अदानी बायर नहीं हो सकता क्या? उसके क्या स्पेशल जेट लेने नहीं आ सकता चीजें? वो भी पैसे खा सकता है, कोई जबरदस्ती है क्या? तो ऐसी कंडीशन में आपकी चीज आई और आपने उस पर रखा ट्रांजिट एंड। ठीक है, पढ़िए जी एक बार। देखिए लास्ट लाइन आ रही है, एज सुन एज द गुड्स आर लोडेड ऑन शिप। कोई भी वर्ड आए कंफ्यूज नहीं होना है, शिप, ट्रक, ट्रेन, किसी पे भी लोड हो, गुड्स तो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद ये कह रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रॉन्गफुल रिफ्यूजल बाय करियर टू डिलीवर। अब की बार सिचुएशन नहीं बन रही है, आपकी बार करियर ने ही मना कर दिया डिलीवर करने से रॉन्गफुली, लेकिन वो गलत सोच रहा है, मतलब मिस्टेक कर रहा है कुछ, और उसकी वजह से उसने बायर को डिलीवरी देने से मना कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कभी कभी कुछ ट्रक वाले क्या करते हैं ना, मतलब आप समझना, जो बड़े कंटेनर्स वाले होते हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे सीधे आपके शॉप पे गुड्स नहीं भिजवाते। वो क्या करेंगे, वो अपने गोडाउन या अपने डिपो पे गुड्स मंगवा लेते हैं और आपको फोन कर देते हैं, सर आ जाइए डिपो से गुड्स ले जाइए। ठीक है, तो ए एज अ बायर उसने बी से गुड्स मंगवाए, और बी सेलर ने वो गुड्स सी जो करियर वाला था उसको दिए। अब सी ने जयपुर जाने के बाद वो गुड्स इसके शॉप पे लेके नहीं गया बायर के, वो सी वाला कहाँ ले आया, अपने डिपो पे, या उनको गोडाउन बोल लो, या एक एरिया जहां पे वो पहले गुड्स रख देते हैं। ठीक है, फिर वहां से फोन जाएगा ए को कि सर आपके गुड्स आ गए हैं, आकर चेक कर लीजिए और ले जाइए। ठीक है, तो ए ने कहा ठीक है सर मैं आ जाता हूँ, आपने मेरे गुड्स अलग करके रख दीजिएगा, मैं शाम को पहुंचूंगा और इतनी बजे मेरे गुड्स ले जाऊंगा। ठीक है, तो भैया ए जब आएगा तो बिल्कुल इसको उसी तरह समझना, रेलवे से गुड्स आते हैं तो रेलवे वाले तुम्हारे घर पे देने आते हैं क्या? वो तो वहीं से फोन करेंगे, उन्होंने कहा रेलवे रिसिप्ट ले आओ भैया और गुड्स ले जाओ। तो ऐसे जो ये ए है ना, ये इसको बोला, उन्होंने कहा जी आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट वहां से बन के आया है कि कॉपी ले आना, और एक अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, आईडी वगैरह ले आना, ताकि हम चेक करके आपको गुड्स दे देंगे। ठीक है, तो ए जो है क्या हुआ, ये अपना आईडी लेके आया, अपना आधार कार्ड लेके आया, और अपना बिल जो वहां से बन के आया था वो लेके आया। अब क्या हुआ, इसने दोनों यहाँ सी को लाके दिए, सी के जो मैनेजर बैठा हुआ है उसको लाके दिए। तो सी ने जब देखा, उन्होंने कहा सर ये गुड्स आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सर, मेरे को आपने फोन किया, ये नंबर है, मैं लेने आया हूँ, बी ने मुझे ही भेजे हैं, आप मेरे गुड्स मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है आप ये बताइए। प्रॉब्लम ये है सर कि आपके बिल पे जो नेम है और आपकी आईडी पे जो नेम है वो मिसमैच कर रहा है। हो जाता है कभी कभी। अब जैसे समझना, कुछ लोगों का नाम है राकेश कुमार शर्मा। ठीक है, तो इसने बिल तो बना दिया राकेश शर्मा के नाम से, लेकिन आईडी में नाम राकेश कुमार शर्मा आ रहा है। ठीक है, तो राकेश कुमार शर्मा नाम आने की वजह से तुम्हारे नाम में मिसमैचिंग आ रही है सर। तो मुझे लग रहा है कि राकेश शर्मा अलग है और राकेश कुमार शर्मा अलग है। अब मैं तो डॉक्यूमेंट में जो होगा वो मानूंगा, भले तुम मेरे सामने खड़े हो, पर तुम तो पहले मरे हुए हो, तो मेरे लिए, मेरे को तो डॉक्यूमेंट मैच करवाओ। ठीक है, तो आईडी और बिल मैच नहीं कर रहे, तो सर मैं आपको गुड्स नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे आपकी आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो अब इसमें जो ए है वो परेशान हो रहा है, उन्होंने कहा यार मैं ही गुड्स लेने आया हूं, मेरे गुड्स आप मुझे नहीं दे रहे। तो उसने कहा सर आप बी से वेरीफाई करवा लो तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अब इस पोजीशन समझना, अभी ए को तो यहां से जाना पड़ेगा, गुड्स तो मिल नहीं रहे, तो पहले वो जाके बी को बोले सर उसे ऑथोराइज करो, या ये बिल दोबारा बना के भेजो, इसमें करेक्शन करके भेजो, या इनको कोई अप्रूवल भिजवाओ तो ये मेरे को अगले दिन गुड्स दें। लेकिन यहां समझना मेन बात क्या हो गई, जैसे ही अब इसको इसको क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सी ने जब गुड्स देने से मना किया, तो गलती तो सी से ही हो रही है,
कि वो इस चीज को लेकर मिस्टेक कर रहा है, फोटो मैच कर रहा है, आदमी सामने खड़ा है, साइन मैच कर रहे हैं, फोन इसको तूने किया है, लेकिन फिर भी तू कह रहा है मैं गुड्स नहीं दूंगा। तो अगर शाम को 5 बजे सी ने ये बात मना करी, 5 PM ये बंदा इसके गोडाउन पे खड़ा था और तुमने मना किया मैं तुम्हें गुड्स नहीं दे रहा, 5 बजे ट्रांजिट एंड रूल। भले ही अब गुड्स ए वापस जाएगा और ए जाकर के बी को फोन करेगा, उन्होंने कहा सर मैं आपको फोन कर रहा हूं कि मेरे को ऑथोराइज करवाओ, मेरे को गुड्स दिलवाओ। तो बी का ऑथोराइजेशन आया और ये अगले दिन वापस गया दिन में 12 बजे गुड्स लेने, तब इसको गुड्स मिले। तो शाम को 5 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक गुड ट्रांजिट में नहीं है, क्योंकि रीजन गलती बायर की नहीं, गलती तुम्हारे करियर की थी। तो तुम्हारा राइट ऑफ ट्रांजिट गया 5 बजे शाम को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जब सेलर का ट्रक वाला या सेलर का करियर गलती से गुड्स बायर को देने से मना करेगा, तो जिस टाइम और जिस पोजीशन में मना करेगा उसी टाइम ट्रांजिट है। भले आप गुड्स डिले मिले या बाद में मिले, ट्रांजिट तो एंड हो गया। ठीक है, तो यहां पे भी ट्रांजिट एंड हो जाता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, द करियर wrongfully refused to deliver the goods to the buyer, the transit is at end। खत्म, ये सिंपल सी बात है। और लास्ट वाला तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बताइए, अगर पूरी डिलीवरी में से पार्ट डिलीवरी हो गई है, लेकिन इसको पढ़ के बताएं कौन सी की बात कर रहा है, पार्ट इज अ पार्ट, पार्ट इज अ होल, देखिएगा। नीचे आ रहा ना होल। अब बताना, मैं आपसे पूछता हूं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमको। अगर मैंने पार्ट एज अ होल वाली डिलीवरी में दे रहा हूं और मैं 20 गुड्स दे चुका हूं, तो मुझे 80 देने पड़ेंगे। मैं स्टॉपेज रिटर्न कैसे कर सकता हूं, क्योंकि गुड्स तो 100 का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम्हारा 20 देना इज इक्वल टू 100 देना। लेकिन अगर मैं पार्ट एज अ पार्टी कर रहा था, तो 20 के बाद बाकी का 20 नहीं रोक सकता क्या? रोक सकता हूं। उसके 20 के बाद फिर एक 20 रोकना चाहूं तो ध्यान से यहां पे आंसर है कि जब पार्ट एज अ पार्ट के अंदर डिलीवरी होंगी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा, लेकिन पार्ट एज अ होल में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंप्लाइडली अज्यूमली 20 देना इज इक्वल टू, आपको रोकना था तो फिर वो 20 भी रोक लेते, आप पेमेंट नहीं आया था ना आपका, तो 20 भी रोक लेते। अब तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे, सूट फॉर प्राइस कर लेना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि लाइन देखिएगा, सच पार्ट हैज बीन गिवन सच सर्कमस्टेंस, ऐसा तो नहीं है एज शो एन एग्रीमेंट टू गिव द पोजीशन ऑफ होल, क्या कुछ पार्ट का देना पूरे पोजीशन देने बराबर माना जाता है? ऐसा कहां होता है? पार्ट एज अ होल में। तो पार्ट एज अ होल में आपको ये राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली ट्रांजिट कब कब एंड हो रहा है? पहला, मैं बोलता चल रहा हूं, बिफोर डेस्टिनेशन आपने डिलीवरी ले ली, फिर जो सेलर का करियर था वही बायर का करियर बन गया। ठीक है, फिर बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, फिर बायर ने अपना ही ट्रक, अपनी ही शिप, अपनी ही ट्रेन भेज दी। ठीक है, और बायर के करियर ने, सॉरी सेलर के करियर ने बायर को गुड्स देने से रिजेक्ट कर दिया, रॉन्गफुली रिजेक्ट कर दिया। या फिर आपने पार्ट डिलीवरी एज अ होल दी हो तो नहीं होगा खत्म, पर पार्ट एज अ पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड राइट बना हमारा स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का। अब इसी का आगे का, इसका मतलब अभी ट्रांजिट ही चल रहा है, ट्रांजिट काफी बड़ा है, तो ट्रांजिट के दो पोर्शन हमने पढ़ लिए हैं। पहला पोर्शन ट्रांजिट क्या होता है और कब मिलता है, फिर ट्रांजिट कब एंड होता है। ठीक है, अब बात आती है स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज कैसे करें, हाउ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट इज इफेक्टेड। इफेक्टेड मतलब ये जो ट्रांजिट का पोर्शन है इसको कब मानूं कि ट्रांजिट के अंदर आपने अपना स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज कर लिया है, कब? दो केसेस में, और दोनों तरीके आपके लिए बड़े सिंपल से हैं। अगर आप एक प्रैक्टिकल तरीके से चलें तो बताना भाई, क्या मैंने ट्रक वाले को मैं दो बातें बोल सकता हूं फोन करके, उन्हें कहा भाई साहब रिटर्न, वापस कोटा आ जाओ, गुड्स मेरे मेरे यहाँ रख दो वापस, तो वो भी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही हुआ। तो अगर मैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स ले लेता हूं तब भी मैंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई जहां हो ना इधर आना है ना उधर जाना है, मैं बताऊंगा बाद में कि तुम्हें यहां आना है या उधर जाना है, अभी तुम 2-3 घंटे वहीं रहो जहां पे हो, या फिर मैं बोल सकता हूं एक दिन आप रूम ले लो वहीं पे और वहीं रह जाओ और वहीं अपना ट्रक लगा लो, ना इधर आना ना उधर जाना। तो सेकंड वाले में मैंने क्या किया,
गिव नोटिस टू कैरियर नॉट टू डिलीवर द बायर, बस तुझे क्या करना है, बायर को गुड्स देने नहीं है। तो ये भी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। तो जरूरी थोड़ी है कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट में वापस मंगवा के करूं। तो दो तरीके से मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करता हूं, चाहे तो गुड्स वापस मंगवा के और चाहे तो वहीं रुकवा के जहां पे वो ट्रक वाला है। ठीक है, अब बात आती है जी नेक्स्ट में, when notice of stop in transit is given by the seller to the courier or other bail in possession of the goods, he shall re-deliver। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या मैं एक लाइन मैं आपसे पूछूं, अभी हम पढ़ के आए थे, राइट ऑफ लियन का यूज करना क्या सेल को एंड करने बराबर होता है? नहीं। तो राइट ऑफ स्टॉपेज का यूज करना सेल को एंड करने बराबर है क्या? नहीं। अरे बस मैं तो चाहता हूं तू पेमेंट कर और मैं तेरे को वापस चीजें भिजवाऊं। तो क्या मैंने जो स्टॉपेज ट्रांजिट में रुका है उसको रीडिलीवर किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है, और रीडिलीवरी के एक्सपेंस सेलर को भुगतने हैं। द एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी शैल बी बोर्न बाय सेलर। रीजन, अब ये रीडिलीवरी का मतलब समझना, क्या 2 घंटे या 3 घंटे दूर, मतलब 100 किलोमीटर दूर जा चुका है ट्रक, मैंने वापस मंगवाया, तो वो बायर ये भी तो कह सकता है सर आप वहीं का वहीं रुकवा देते ना, आपने वापस क्यों मंगवाया? अब गलती आपकी, इस 100 किलोमीटर वापस भेजने का खर्चा आपका। भाई आपके पास दो तरीके थे, आप लॉजिक लगाना, आप गुड्स वापस कब मंगवाओगे? जब आपको बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि बंदा पेमेंट नहीं देगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो आप उसको वहीं रोक लेते ना, फिर आगे बढ़ा देते। तो रीडिलीवरी के खर्चे सेलर को भुगत। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का तरीका उसने दो दे दिया कि चाहो तो वहीं रख लो और चाहो तो मंगवा लो। अब बात ये आती है, इसको आप पढ़िए, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का इफेक्ट क्या होता है? क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट से कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है क्या? क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करके कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया क्या? नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अभी सस्पेंड हुआ है। आप पैसे दो, मैं गुड्स वापस भिजवा देता हूं। पढ़िए लाइन, लास्ट लाइन, स्टिल रिमेन इन फोर्स। बस बायर को क्या देना है? डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस, वो मिल जाएगा उसको। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर एक नई सिचुएशन बनाते हैं, लास्ट चल रहा है हमारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। ठीक है, तो नई कंडीशन बनाते हैं कि मान लीजिए अगर आपके स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने से पहले या करने के बाद भी आपके बायर ने प्लेज या रीसेल सब सेल कर दी, तो क्या होगा? मतलब बहुत अच्छा सिस्टम इसमें नजर आ रहा है हमको। मैं पहले सिचुएशन क्लियर कर देता हूं कि हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं, फिर हम इसको देखेंगे। देखो भाई, जो बायर है, इस बी ने इसको बिल बना के तो दे ही दिया था, बस ट्रक से गुड्स ही तो पहुंचा रहा था। तो बिल आने से भैया ए की ओनरशिप तो आ चुकी है ना गुड्स पे, भले गुड्स आए या ना है, ओनरशिप आज है ए के पास। अब ये पैसे नहीं दे रहा ना, तो बी ने दिन में 12 बजे गुड्स स्टॉप कर लिए स्टॉप। आप कर लो स्टॉप, क्योंकि स्टॉप इन ट्रांजिट का राइट है। लियन होता तो लियन रख लेते, स्टॉप इन ट्रांजिट, स्टॉप इन ट्रांजिट कर लिया, पेमेंट चाहिए मुझे। लेकिन बताइए ओनरशिप तो है ना ए के पास, तो बताइए ए ने कहा, उन्हें कहा रख ले भैया, तो गुड्स रख, तेरे को जैसे रखने वैसे रख। ए गया अपने किसी एक क्लाइंट एक्स के पास। अब बताइए, मैं नॉर्मली आपके पास आ रहा हूँ, आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ गुड्स के, तो आप तो ये मानोगे ना गुड्स मेरे पास हैं। तो एक्स ने इससे बात करते हुए और ये गुड्स ए ने इस एक्स को रीसेल कर दिए ऑन विच बेसिस? बिल और डॉक्यूमेंट बेसिस। भाई मेरे पास बिल आ गया, गुड्स मेरे हैं, मैं आपको बिल बना के देता हूं, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। जो गुड्स का इसने अभी तक पेमेंट भी नहीं किया है, उन गुड्स को इसने रीसेल कर दिया। क्या कर सकता है क्या, पहले तो ये बताओ? अरे कर तो सकता है, क्योंकि बिल है उसके पास। अब ये होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात, कर तो सकता है ना। अब दूसरी सिचुएशन बनाओ, मान लीजिए उसने सेल नहीं किया, उसको पैसों की जरूरत थी, वो किसी एक्स के पास गया और वहां पे उसने गिरवी रख दी है प्लेज। तो क्या डॉक्यूमेंट के बेस पे गिरवी भी हो सकता है? उन्होंने कहा जी ये पकड़ो सर डॉक्यूमेंट, आज से डॉक्यूमेंट आपके हैं, अगर मैं ना पैसे दूं तो भेज देना इन गुड्स को। तो किसी के हाथ में डॉक्यूमेंट आएंगे तो क्या मानेगा? गुड्स हैं इसके पास, ठीक है, ओनरशिप है। तो क्या करा ए भाई साहब ने? दो काम कर दिए, या तो प्लेज कर दिया, सब सेल मतलब आगे सेल कर दी, रीसेल कर दी। तो ऐसे में स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्या होगा? ये राइट यूज हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसने सेल कर दिया है। तो आपको पढ़ के बताना है, बताइए
इफेक्ट ऑफ सबसेल, लाइन पढ़ के बताइएगा, पहली लाइन और दूसरी लाइन जहां से भी आपको समझ में आए ये पढ़ के बताइए क्या होगा इसमें। पहली लाइन से आंसर मिल रहा है? राइट ऑफ स्टॉप एंड ट्रांजिट इफेक्ट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अरे भाई तू रीसेल कर दे या प्लेज कर दे, जैसे वो रीसेल और प्लेज वाला गुड्स मांगने आएगा ना, सेलर बोल देगा भैया मेरे पैसे नहीं मिले हैं, तो भले ही ये थर्ड पार्टी कोर्ट चली जाए, उन्हें कहा सर मैंने गुड्स खरीद लिए, तब भी कोर्ट कहेगा पहले इसके पेमेंट करवाओ फिर तुम गुड्स लेना। तो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट बड़ा है रीसेल और प्लेज से भी, लेकिन एक्सेप्शन कभी कभी राइट ऑफ इंस्टॉलमेंट चला जाएगा तुम्हारे हाथ से अगर रीसेल और सबसेल हो जाए या प्लेज हो जाए, लेकिन उसमें दो कंडीशन आ जाए, वो दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो होते तो वैसे भी चला जाना चाहिए। लाइन पढ़िएगा, राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड बाय द सेल और प्लेज मेड बाय द बायर, लेकिन वो चला जाएगा कब, जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाए। पहली कंडीशन पढ़ते आंसर मिल जाना चाहिए आपको, उसने सेलर से पूछकर ही रीसेल और प्लेज किया है, तो भाई तेरी कंसेंट है। मतलब बायर ने उसको फोन करा ये सब मामला होने से पहले, उन्होंने कहा सर मेरा बिल तो बन गया है, मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो क्या आप बोलो तो आपके पास आने से पहले मैं गुड्स रीसेल कर दूं। तो सेलर ने बोला हाँ करो ना सर, मुझे क्या दिक्कत, आपकी मर्जी पड़े जहां बेचो, ठीक है मैं तो आपको गुड्स भिजवा ही दूंगा। तो सेलर से पूछ कर बायर ने रीसेल किया। बायर ने उल्टा फोन किया, उन्होंने कहा सर अभी गुड्स तो आए नहीं है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं डॉक्यूमेंट रख के प्लेज लग के और मैं पैसे उधार ले रहा हूँ सर। उन्होंने ले लो भाई, मुझे क्या दिक्कत, तो तुमने ही तो उसको प्लेज और रीसेल करने के लिए बोला, तो पहली चीज तो तुम्हारे हाथ से गई। और दूसरा तो जो पॉइंट है वो तो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, लास्ट लाइन देखिए, अरे जिस थर्ड पार्टी ने लिया उसको क्या पता कि ए के ये गुड्स अभी हुए ही नहीं है, ए ने इसका पेमेंट किया ही नहीं है, तो जो एक्स थर्ड पार्टी गुड्स ले रही है वो तो गुड फेथ में ले रही है बेचारा, तो वो तो अपना जाके गुड फेथ साबित कर रहा है। उन्होंने कहा सर मेरी क्या गलती, मुझे तो गुड्स दिलवाओ। तो अगर कोर्ट देखता है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं कि सेलर ने खुद ही बोला था और लेने वाले ने गुड फेथ में लिया है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट गया, राइट ऑफ लियन भी गया, ठीक है, क्योंकि आपने ही छोड़ा और किसी ने नहीं छुड़वाया। लाइन देखिएगा, whether seller has transferred a document title who transferred by sale place otherwise disposal of value to a person who take in the good faith or for consideration। तो इसमें तो पूरी लाइन के अंदर एक ही वर्ड है, आप मैंने पैसे दिए सर और मैंने गुड्स लिए हैं गुड फेथ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में ये कह रहा है कि ये दो, अब देखो सिचुएशन बनाते हैं, क्या नॉर्मली सब सेल और प्लेज से राइट ऑफ स्टॉप एंड खत्म होगा, नहीं, लेकिन दो कंडीशन में हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, देखिए वेयर फर्स्ट द सेलर हैज इश्यूड द लॉफुली ट्रांसफर्ड डॉक्यूमेंट टाइटल इन द बिल ऑफ लेडिंग। ये सिंपल बात है, आपके पास डॉक्यूमेंट टाइटल होना चाहिए पहला, और द बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट बाय वे ऑफ सेल और प्लेस टू द एनी अदर पर्सन इन गुड फेथ। ये बात तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो उसी का एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है दो कंडीशन हो जाए तो सब सेल और प्लेस के बाद स्टॉपेज एंड खत्म हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा पूरा स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का पॉइंट। दोबारा से एक एक वर्ड में बोल रहा हूँ, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कब यूज करें, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए या होने जैसा लगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिट ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या रहती है, जब तक बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ना ले ले, ठीक है। फिर कब कब ट्रांजिट एंड हो जाता है, बिफोर डेस्टिनेशन ले ले, अटॉनमेंट हो जाए, गुड्स बायर रिजेक्ट ही कर दे, बायर ने ही ट्रक भेजा है, करियर ने डिलीवर करने से रॉन्गफुल रिजेक्ट कर दिया, और पार्ट डिलीवरी एज ए पार्ट में आप कर रहे हो या होल में कर रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा। और स्टॉप एंड टाइम दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो मंगवा लो गुड्स या रुकवा लो, ठीक है, लेकिन मंगवाने के बाद वापस भेजोगे तो डिलीवरी का एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे। और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज करने से कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होते, आप अभी भी पेमेंट करके गुड्स मंगवा सकते हो। और अगर इसी बीच में बिल होने की वजह से बायर भाई साहब ने सब सेल और प्लेज कर दिया होता तो भी स्टॉपेज एंड ट्रांजिट खत्म नहीं होता, लेकिन हो जाता अगर सेलर की ही कंसेंट से ऐसा हुआ है और गुड फेथ में लेने वाले ने लिया है, ठीक है। अब आपको फटाफट से एक छोटा सा काम करना है, बस हो गया हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट।
आपको मतलब अगर अभी कर दें तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आपको घर से दे रहा हूं मैं करने के लिए। अब हमारे ये दो मेन राइट कंप्लीट हुए हैं, इन दोनों राइट के डिफरेंस आए हुए हैं। अगर आप अभी फटाफट से 2 मिनट टाइम दें तो राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच में डिफरेंस आए हुए हैं 5। फटाफट यहीं पढ़ डालिए और इसको कंप्लीट करते हैं। कौन सा डिफरेंस आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा देखो, जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से आपको लगभग लगभग सारे आने चाहिए। फर्स्ट वाला आया, फर्स्ट वाले में मेन वर्ड ये रिटेन है, ये रीगेन है, फर्क समझ में आ रहा ना। रिटेन रख लिया, रीगेन मंगवा लिया, ठीक है। सेकंड वाला बताइए। बस ये पोजीशन होने पे आता है, और द राइट ऑफ स्टैमिना एप्लीकेबल टू वेयर द पोजीशन ऑफ करियर, करियर के पोजीशन से आता है। तीसरा, ये तो सिर्फ इंसॉल्वेंट के टाइम पे होगा, ये सारे पर्सन पे अप्लाई होगा, चाहे इंसॉल्वेंट हो चाहे सॉल्वेंट हो, ठीक है। और फिर से वही टर्म आ रही है, यहाँ पे रीगेन है, यहाँ पे रिटेन है, वही सेम वर्ड आ गया वापस। और लास्ट में when the, बहुत अच्छा पॉइंट लास्ट का, जहां लियन एंड होता है वहां स्टॉपेज एंड ट्रांजिट चालू होता है। अगर लियन ही होता तो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट पे जाना ही क्यों पड़ता। तो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट लियन के बाद स्टार्ट होगा, लियन स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है सारे, चलिए आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, 1 मिनट रुको अभी।